प्रवक्ता भौतिक विज्ञान आज एक ऐसे विषय पर अति महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जो भौतिक विज्ञान के 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। हमारा जो पहला अध्याय है वह है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सबसे पहले हम इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे जो हमारे भौतिक विज्ञान के मूल कहे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमें परमाणु के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ये जो पूरी की पूरी आपकी यूनिट है ये निर्भर करती है कुछ 2-3 बिंदुओं के ऊपर, जिसका नाम हमने दिया है स्थिर वैद्युतिकी। ये वैद्युतिकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, आवेश के बारे में, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में, इन सभी तथ्यों का समावेशन इस अध्याय में किया गया है। उनको बड़ी ही बारीकी से और बड़े ही इत्मीनान से धीमे धीमे समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बड़े ही आसानी से आप धीमे धीमे इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट को इजीली सीख सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले परमाणु के बारे में, और परमाणु में भी हमारा जो मूल विषय है वो है इलेक्ट्रॉन, जिस पर हम बात करेंगे। तो ये परमाणु क्या है? प्रत्येक पदार्थ असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में तो भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एटम इज नॉट फ्रीली टेक्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन द केमिकल रिएक्शंस। फ्रीली इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। अब परमाणु को हमने बेसिकली 3 भागों में डिवाइड कर दिया आमतौर पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में। इनके कुछ एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे फर्मियॉन्स हैं, डिराक्स हैं, फर्मी डिराक थ्योरी थी, फर्मियॉन्स हैं, म्यूऑन्स हैं, पायोन्स हैं। एंटी पार्टिकल्स हैं इनके, कुछ एनर्जी पार्टिकल्स भी हैं जैसे न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है। देखिए, प्रत्येक पदार्थ असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर एक धनावेशित केंद्रीय भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, और नाभिक के चारों ओर ऊर्जा की विभिन्न कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का विनिमय करना, ऊर्जा का स्थानांतरण करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हमने कुछ पदार्थों को स्थान दिया कि ये पदार्थ चालक है, ये अचालक है, ये अर्धचालक है। अब आपको पुरानी आपने थ्योरी ये पढ़ी होगी कि चालक भी पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन आज तक हमने कभी किसी भी रेफरेंस बुक में किसी भी जगह यह नहीं बताया गया कि अगर चालक ही विद्युत धारा का संचालन क्यों करते हैं, अचालक क्यों नहीं करते हैं, जबकि चालक में भी इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अभी हम कह रहे हैं एक जगह पर कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है जिन्हें हम परमाणु कह रहे हैं। तो भाई चालक भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, इसमें भी परमाणु है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। अचालक भी परमाणुओं से मिलकर के बना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ऐसा क्या वजह है, ऐसी कौन सी वो महत्वपूर्ण कारक है जो चालकों में विद्युत धारा का संचालन कर रहा है और अचालक में नहीं करता है? और करता भी है तो क्यों? अभी तक आपको ये बता दिया गया था कि अचालक विद्युत धारा का संचालन करते ही नहीं है, यानी जो हमारे पास इंसुलेटर है ये क्या करेंगे? कभी विद्युत धारा का संचालन नहीं करते, ऐसी में बताई जाती है बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अचालक भी विद्युत धारा का संचालन कर सकते हैं, और वो कब, इसकी बात अभी हम करेंगे। चालक क्या होते हैं? चालक में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का मैंने भी काम क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर लगातार दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है। ठीक है, और जिन्हें हम कोष कह रहे हैं। और ये क्या करता है? बाहर से सुनिश्चित ऊर्जा मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है। आपने इससे पहले कुछ थ्योरियां भी पढ़ी होंगी, असम्पशन भी पढ़े होंगे। रदरफोर्ड ने कहा था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए घूम रहा है। जबकि नील्स बोहर ने आकर के इस थ्योरी को अमान्य घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तभी ऊर्जा का विनिमय करते हैं, यानी अपनी ऊर्जा को अवशोषण या उत्सर्जन उस स्थिति में ही कर पाते हैं जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहे होंगे।
तो क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे ऋणावेशित कण है जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तभी जाएंगे जब उन्हें बाहर से सुनिश्चित ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाला एक कण है। इस पर आवेश क्या होता था, इसका प्रतीक चिन्ह है ई नेगेटिव साइन के साथ आता है, ठीक है। इसका जो आवेश होता है वो होता है 1.6 माइनस के 19 कूलम, यानी 1.6 × 10 के 90 कूलम विद नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रकृति ऋणावेशित है। अधिकांशतः आंकिक प्रश्नों में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम इसे इग्नोर करते हैं सिंबल को, क्योंकि ये जो सिंबल है इसके नेचर को बताता है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण ये ऊर्जा को बहुत आसानी से लेकर के, हल्के होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के चले जाते हैं। अगर बात करें हम अचालकों की, तो अचालकों में चालकों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ कम होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें कम होगी अचालकों में, और जब अचालकों में कम होगी ऊर्जा तो क्या करेंगे, वो ऊर्जा तो लेंगे लेकिन ऊर्जा को बीच में ही किसी बिंदु पर क्या कर देंगे, समाप्त हो जाएगी। इतनी ऊर्जा को नहीं मिल पाएगी कि ये इसकी सतह को पेनिट्रेट कर जाए। जैसे आपने देखा होगा कि आपने रबर की चप्पलें पहन रखी हैं फिर भी आपको करंट लग गया। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण हम ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा आपको पोटेंशियल उसने अपने सिस्टम में उसको दिया अचालक को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिसने इस ऊर्जा को लिया वो पेनिट्रेट कर गया। यानी अगर बहुत हाई टेंशन यानी एक्स्ट्रा हाई पोटेंशियल की बात करूं मैं, अत्यधिक वेग या अत्यधिक ऊर्जा की बात करूं, जब हम इलेक्ट्रॉन को अत्यधिक ऊर्जा दे देंगे तो कभी कभी वो अचालकों में से होकर भी विद्युत धारा का संचालन कर सकता है। तो आमतौर पर ऐसा मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का संचालन नहीं करते, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अर्धचालक है, इनके बीच की कड़ी है, यानी जिनकी चालकता चालक से कुछ कम जबकि अचालकों से कुछ ज्यादा होती है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। जिनमें जर्मेनियम को हमने रखा था, आर्सेनिक को रखा था हमने, एंटीमनी को रखा है, बिस्मथ को रखा है। कुछ हमारी आवर्त सारणी में जो मेंडलीव ने बताई थी पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने कुछ पार्टिकल्स को, कुछ एलिमेंट्स को उसमें हमने स्थान दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आवेश क्या होता है। अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जो लगातार नाभिक के चारों ओर ऊर्जा की कक्षाओं में या कोशों में या ऑर्बिट में या क्लासेस में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। यह एक ऋणावेशित कण है, इस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ विद नेगेटिव सिंबल। उसके बाद आता है आवेश क्या है। देखिए जब भी किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो जाते हैं तो उसी समय पर एक राशि पैदा होती है। जब भी किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन बहना स्टार्ट हो जाते हैं उसी समय एक राशि उत्पन्न होती है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में होती है। इसी राशि को कहते हैं आवेश, यानी Q ± NE। यानी किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत आवेश कहा जाता है। यानी विद्युत आवेश एक गुण है पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के होने के पश्चात प्राप्त होता है। या दूसरे शब्दों में हम आमतौर पर कहते हैं कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो इसकी हमने एक परिभाषा और दी जिसे मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करूंगा कि जो आवेश है किसी पदार्थ का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। यानी what is charge? Charge is the behavior of the matter which can produce an electric field or magnetic field। जो अपने अंदर क्षमता या सामर्थ्य रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड की जनरेट करने की, वो हमारा क्या है, आवेश है। तो आवेश के लिए हमने क्या कर दिया, टू टाइप्स का हमारा आवेश होगा, यानी बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ऋणावेशित आवेश और धनावेशित, ठीक है, धनावेश या ऋणावेश, ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब धनावेश क्या होगा, यानी जब किसी चालक पर से जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ऋणावेशित, मान लीजिएगा अभी हम अर्थ के संपर्क में हैं, पृथ्वी के संपर्क में हैं, मैंने एक बोर्ड लिया, उसमें एक स्विच लगा दिया और वहां से क्या कर दिया, पावर को ऑन कर दिया, विद्युत धारा को, धारा उसमें प्रवाहित होने लग गई, यानी उसको ऊर्जा को लेकर के इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गए। जैसे ही मैंने स्विच को बंद किया तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन आए उतना ही कहां से, परिपथ में, जितना परिपथ में किसी बैटरी से या निकाय से, ठीक है, या ऊर्जा स्रोत से आपको इलेक्ट्रॉन मिले उतना ही उस पर ऋणावेशित आ गया। जितना कोई चालक बाहर से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उस पर उतना ही ऋणावेश का मान बढ़ता जाएगा। जितना जैसे हमने स्विच को बंद कर दिया, वहां से ऊर्जा देना बंद कर दी, तो वह आवेश का हो जाएगा तुरंत ही धनावेश में परिवर्तित हो जाएगा। यानी जब कोई चालक जितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर से ग्रहण कर लेगा उस पर उतना ही ऋणावेश, जितना बाहर से ग्रहण कर लेगा उतना उस पर ऋणावेश, और जितना बाहर छोड़ देगा चालक उतना ही उस पर धनावेश आ जाएगा।
जैसे आपने मैंने बताया स्विच वाला एग्जांपल, आप उससे भी उसे समझ सकते हैं। अब देखिएगा दो समान प्रकृति के यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक जैसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इफ द बोथ चार्ज सेम इन द नेचर द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी एक्ट देयर, यानी अगर दो चार्ज एक जैसे हैं, उनकी प्रकृति सजाती है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आवेश कैसे हैं, आवेश अगर विजातीय हैं यानी प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, यानी धन ऋण या ऋण धन है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने का कार्य करेंगे। अभी मैंने आपको एक बिहेवियर बताया था कि आवेश क्या है, तो मैंने बताया था कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र का भी उत्पन्न करता है। कैसे, अगर आप देखें कि प्लस माइनस है ये आकर्षित करेगा, या अगर माइनस प्लस है तब भी आकर्षित करेगा, अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो ये प्रतिकर्षित करेगा। यानी आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना हो सकती है, और चुंबक भी यही काम करती है, एक सिरे से आकर्षित करना शुरू करती है और दूसरे सिरे से प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती है। तो इसी सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए हमने आवेश की परिभाषा और सृजित की थी, जिसे हम कह रहे थे कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का सृजन करता है या उत्पन्न करता है। दूसरा कहा था किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कह रहे थे। अब विद्युत आवेश के हमारे दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया Q + -NE, जहां N क्या है, ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी चालक से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की मात्रा। ये क्या है, मूल आवेश। मूल आवेश पर अभी हम आगे बात करेंगे कि आखिर ये मूल आवेश क्या है। ठीक है, अभी आवेश को किससे दर्शाते हैं, आवेश को कैपिटल Q स्मॉल q से दर्शाते हैं, आवेश को स्मॉल q से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक कूलम होता है। कूलम नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसके मात्रक को सृजित किया गया, रखा गया। इसकी विमा क्या होगी, हम जानते हैं Q = I Q होती है। अगर डायमेंशन की बात करें इसकी, तो I की डायमेंशन होती है हमारी A, क्योंकि ये मूल राशि है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। टाइम की होती है T, तो इसकी ये T आ गई, तो ये पूरी इसकी जो विमा आएगी वो आएगी AT। ठीक है, मात्रक इसका कूलम, विमा AT। ठीक है, या एम्पियर सेकंड भी इसका एक मात्रक है। तो इसकी दो अभी हमारे पास फॉर्मूले आ गए, एक आ गया Q = +-NE, एक आ गया Q = IT। अभी बात करते हैं मूल आवेश क्या है। अभी मूल आवेश को मैं बहुत सिंपल से टर्म से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, या 11वीं के विद्यार्थी हैं, या 12वीं के विद्यार्थी हैं। मान लीजिए आप 12वीं के विद्यार्थी हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है, तो आप सभी बताएंगे कि हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन 11 है, 11th क्लास है। आप 11वीं से नीचे तो नहीं जा सकते, महत्तम हो सकता है आप कितना भी जा सकें, आप PhD कर लें, आप BSc कर लें, या बहुत किसी और क्लास तक पहुंच जाएं, लेकिन आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 11th ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार से किसी भी चालक पर जितना मिनिमम आवेश होगा, किसी भी चालक पर उपस्थित न्यूनतम आवेश मूल आवेश कहलाता है। यानी किसी भी चालक पर उपस्थित न्यूनतम काल्पनिक आवेश को मूल आवेश कहते हैं। किसी चालक पर कभी इससे कम आवेश नहीं हो सकता, अधिकतम कितना भी हो सके, और इसकी वैल्यू इसे स्मॉल e से दर्शाते हैं। इसका मान प्रोटॉन पर आवेश के मान के बराबर होता है, और होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी किसी भी चालक पर उपस्थित न्यूनतम काल्पनिक आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश को स्मॉल e से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका मान प्रोटॉन पर आवेश के मान के बराबर होता है, या कह सकते हैं कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर भी होता है, लेकिन इसका चिन्ह विपरीत होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा सा परमाणु के बारे में जानकारी दी, इलेक्ट्रॉन के बाद आवेश के प्रकार के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आवेश के थोड़ा सा बारे में जानकारी दी। उसके बाद मैंने आवेशों की प्रकृति के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया मूल आवेश क्या है। तो इन सभी तथ्यों पर भी फिलहाल बात करते हैं। अगली वीडियो में एक और नई इससे आगे की कड़ी को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।